नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र की दृष्टि जो करंट मैगजीन है, इसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य को देख रहे हैं और पहला और दूसरा पार्ट आप लोग के पास आ चुका है। ये तीसरा और अंतिम पार्ट है राष्ट्रीय परिदृश्य का। इसके अंतर्गत हम लोग इसमें जो भी पॉइंट हैं उनको समराइज करके उनका सारांश जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको देख रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक इसको कवर नहीं किया है वो इसको जरूर कवर कर लें, क्योंकि राष्ट्रीय परिदृश्य काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है प्रश्नों के लिहाज से। चलिए शुरू करते हैं। दिया है स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021। ये जो स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 है, सबसे पहली बात तो इसका प्रारंभ कब हुआ, तो याद रखिएगा 2014 में गुवाहाटी में राज्य एवं केंद्रीय पुलिस संगठनों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री महोदय द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। पहली बात, किसको? स्मार्ट पुलिसिंग को। दूसरी बात कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि भारत में जो पुलिसिंग की गुणवत्ता है उसके संबंध में नागरिकों का क्या दृष्टिकोण है, साथ ही साथ पुलिस पर जन विश्वास के स्तर को आकलन करने के लिए भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा इस स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 को जारी किया जाता है। इन दो बातों को आपको यहाँ ये समझ लेना होगा, ठीक है। अब आइए इसके फैक्ट को देखते हैं। करा कि नवंबर 2021 में भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा, यानी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में IPF कहते हैं, इसके द्वारा ये स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें हिस्सा लिया। और एक बात और याद रखिएगा कि यह इस श्रृंखला का पहला सर्वेक्षण है, ठीक है। चूंकि पहला सर्वेक्षण है इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात कि अब इसमें यह देखना है कि किन राज्यों को कौन सा स्थान मिला है। तो यहाँ नीचे एक चार्ट बना हुआ है, आप उसके माध्यम से देखें। ये जो IPF है यानी इंडियन पुलिस फाउंडेशन, इसके अंतर्गत जो स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक है उसमें नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पे तेलंगाना है और तीसरे नंबर पे असम है। आपको टॉप 3 राज्यों के नाम याद रखने हैं। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे तेलंगाना और तीसरे पे असम है। और जो सबसे नीचे इस हैं उनको भी याद रखना है। सबसे नीचे स्थान पर 29वें स्थान पर बिहार है, 28 स्थान पर उत्तर प्रदेश और 27वें स्थान पर छत्तीसगढ़ है। इन लास्ट 3 स्टेट्स को भी आपको याद में रखना है। सबसे अंतिम पे बिहार, उससे थोड़ा ऊपर उत्तर प्रदेश 28 पर और 27 पर छत्तीसगढ़, ठीक है। इतनी बात को आपको इस टॉपिक के अंतर्गत ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला दिया है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। अब ये ध्यान रखिए कि भारत में 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना चली थी। उसका क्या नाम था उस कार्यक्रम का? तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? NSPE यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म था, ठीक है, जिसको आप लोग पॉपुलर वे में किस योजना के नाम से जानते हैं? तो इसको आप लोग मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जानते हैं। यानी जो NSPE योजना थी, इसको पॉपुलर वे में मध्याह्न योजना के नाम से जाना जाता है। कब ये स्टार्ट की गई? 15 अगस्त 1995 को। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था कि स्कूलों में नामांकन, उपस्थिति को बढ़ाना और प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के पोषण स्तर को सुधार करना इसका लक्ष्य था। अब देखिए इसकी जगह पे क्या किया गया। 29 सितंबर 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल बैठक हुई, अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा, और प्रधानमंत्री पोषण योजना को मंजूरी दी गई। पोषण की स्पेलिंग देखिए, लिखा है POSHAN। ये PO फॉर पोषण, SHA फॉर शक्ति एंड N फॉर निर्माण। इस प्रकार पोषण का फुल फॉर्म क्या हो गया? पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है। अब इसका कार्यकाल देखिए, ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021-22 से लेके 2025 तक, 25-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए इस योजना को लागू किया जा रहा है, ठीक है। और इस योजना के तहत सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। याद रखिएगा कि ये केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी बच्चों को इसमें आच्छादित किया गया है। इस प्रकार जो बच्चे कुल इसमें कवरेज हो रहे हैं वो उनकी संख्या हो रही है 11.80 करोड़ बच्चे। याद रखिएगा कि अभी हमने चर्चा किया था कि 15 अगस्त 1995 को एक योजना चली NSPE, जिसको मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है। ये इसी योजना का स्थान लेगी। कौन सी योजना? पोषण यानी पोषण शक्ति निर्माण योजना, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए प्रति बच्चे 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए 150 ग्राम खाद्यान्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इस योजना को जो प्राथमिक, अब एक बात और याद रखिएगा कि मध्याह्न भोजन योजना में 1 से लेके 8 तक के बच्चे थे, जिनकी कुल संख्या क्या थी? 11.80 करोड़ थी। अब इसके अलावा इसमें कुछ और बच्चे शामिल किए गए हैं जो महत्वपूर्ण है। जो पूर्व प्राथमिक कक्षा है यानी प्री प्राइमरी स्कूल है,
या जिनको आप बाल बाटिका के नाम से जानते हैं, उन बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इतनी बात को आपको याद रखना है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत, यानी टू द पॉइंट चर्चा होगी। ठीक है, अगला देखिए, अगला टॉपिक है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21। ये जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 है, ये पहली बात तो किसके द्वारा जारी किया जा रहा है? तो आपका सही जवाब होगा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? शॉर्ट फॉर्म है FSSAI, जिसका फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सूचकांक उसी FSSAI द्वारा जारी किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि पहली बार इस सूचकांक को 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून के अवसर पर जारी किया गया था। ठीक है, और 2020-21 के सूचकांक का क्रम जो है इस प्रकार तीसरा है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया? FSSAI द्वारा, पहली बार 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून के दिन, और इस बार की रिपोर्ट का क्रम क्या है? तीसरा है। आगे देखिए, अब इसमें क्या तथ्य हमको ध्यान रखना होगा? 20 सितंबर 2021 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। इस जारी कब किया गया? 20 सितंबर 2021 को। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा और कि इसमें 36 राज्य और संघ शासित प्रदेश इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, बाकी फैक्ट अभी आपने देख लिया है। अब आगे देखिए, अब देखिए ये कह रहा है कि जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 है, इसमें कुल प्राप्तांक के आधार पर बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन है? तो नंबर 1 पे गुजरात है, दूसरे पे केरल है और तीसरे पे तमिलनाडु है। इन 3 राज्यों का नाम याद रखना होगा कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में गुजरात नंबर 1 पर है, केरल और फिर तमिलनाडु। अगर तीनों याद न हो पाए उस कंडीशन में कम से कम गुजरात जरूर याद होना चाहिए। छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1, मेघालय दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे मणिपुर है, यानी छोटे राज्यों में नंबर 1 पे गोवा। संघ शासित राज्यों की बात कर लें, यानी यूनियन टेरिटरीज यानी यूटी की, उसमें जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर है, अंडमान निकोबार दूसरे पे है और दिल्ली आपका तीसरे नंबर पे है, यानी पहले नंबर पे यूटी में जम्मू कश्मीर है। सूचकांक में निम्नतम स्तर पर देख लें तो छोटे राज्यों में सबसे निम्नतम स्तर है मिजोरम का, बड़े राज्यों में, और इसका स्थान 8वां है। बड़े राज्यों में अगर न्यूनतम देखा जाए यानी 20 स्थान पे तो बिहार है, और संघ शासित राज्य में अगर देखें तो लक्षद्वीप जो है ये निम्न स्थान पर है। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो बड़े राज्यों में इसका स्थान कौन सा है? 5वां, और इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं 100 में? 59। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 5वां है। अगला देखिए, दिया रेल कौशल विकास योजना। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये एक कौशल विकास कार्यक्रम है। ठीक है, अब ये कौशल विकास कार्यक्रम क्यों चलाया जा रहा है? उद्देश्य क्या है? भारत के जो बेरोजगार युवा हैं उनकी रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता को बढ़ाना इसका मूल उद्देश्य है, और इसके तहत उनको विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाएगा इस कौशल विकास कार्यक्रम के तहत, जिसका नाम क्या है? रेल कौशल विकास योजना। ठीक है, अब आइए जरा इसके फैक्ट्स में क्या देखना है कि 17 सितंबर 2021 को जो इसके मंत्री हैं जिनका नाम क्या है? अश्विनी वैष्णव, उन्होंने रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की। रेल कौशल विकास योजना का शॉर्ट फॉर्म क्या है? RKVY। ठीक है, इतनी बात आपने क्लियर कर ली। दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो योजना है ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी जिसको आप PMKVY कहते हैं, ये इसके तत्वाधान में प्रारंभ की गई है। ठीक है, अब देखिए इसका टारगेट क्या है? इस योजना के तहत 3 वर्ष में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, और जो 4 ट्रेड में होगा, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर, ये 4 ट्रेड का भी नाम हो सकता है, पूछ ले। दूसरी बात, इसमें 100 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण होगा। अब देखिए आयु वर्ग कई योजनाओं में पूछा है, याद रखिएगा कि रेल कौशल विकास योजना में जो आयु वर्ग है प्रशिक्षण का वो 18 से 35 होगा। दूसरी बात, इसकी जो नोडल एजेंसी है इस योजना की वो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है। ठीक है, इतनी बात को बस केवल आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, अगला है भारत में अपराध 2020। अब याद रखिएगा कि जो भारत में अपराध की रिपोर्ट है वो किसके द्वारा दी जाती है? तो आपका सही जवाब होगा NCRB। अब ये NCRB का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। याद रखिएगा कि भारत में इन्होंने जो इस रिपोर्ट का पहला संस्करण है ये 1953 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे आइए जरा इसकी डिटेलिंग चेक कर लीजिए। इस प्रकार से जो 14 सितंबर 2021 को NCRB की नई रिपोर्ट आई है जिसका शीर्षक है भारत में अपराध 2020, ये उस श्रृंखला में कौन सा क्रम हो गया? इसका 68वें स्थान पर है, यानी 68वीं रिपोर्ट है, और पहली बार कब आई थी ये? 1953 में। ठीक है, दूसरी बात कि इस रिपोर्ट में जो अपराध संदर्भित हैं वो उसका ड्यूरेशन क्या है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक के जो भी अपराध हैं वो उसमें शामिल हैं। और इसमें अगर 2020 में हम अगर संज्ञेय अपराध को देखें तो उनके पंजीकरण की संख्या कितनी है? 66,01,285। इतनी बात को बस इसमें ध्यान देना है।
आगे देखिए, अब आगे ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अगर अपराधों के पंजीकरण में 2019 से तुलना करें तो 2020 में 28% की वृद्धि हुई है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अपराधों के पंजीकरण में कितने की वृद्धि हुई? 28% की। दूसरी बात देख लीजिए, यदि अगर हम साइबर अपराध की बारे में बात करें तो इसमें 2019 की तुलना में 2020 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 11.8% की। इतना ही बस ध्यान में रखना है। वहीं अगर महिलाओं के विरुद्ध अपराध की बात करें तो 2019 की तुलना में 8.3% की गिरावट प्रदर्शित हुई। यहां नोट डाउन करिएगा। अपराधों के पंजीकरण में 28% की वृद्धि, साइबर अपराध के मामले में 11.8% की वृद्धि, वहीं महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में 2019 की तुलना में 8.3% की गिरावट हुई है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा, अगला पॉइंट क्या है? इतनी बात को बस उसमें ध्यान रखना है आपको। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। अब इसमें देखिए क्या आपको ध्यान रखना है। इसमें एक बात याद रखिएगा कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज के लिए प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या था? स्वच्छ भारत मिशन। कब? 2 अक्टूबर 2014। ये मिशन 2 भागों में बटा था। क्या? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा था स्वच्छ भारत मिशन शहरी। जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण था ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको प्रशासित किया जा रहा था और वहीं पे स्वच्छ भारत मिशन शहरी को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इस मिशन के तहत ग्रामीण भारत में 100 मिलियन शौचालयों के निर्माण के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 को सभी गांवों को ओडीएफ मुक्त घोषित कर दिया गया। सभी पंचायत और जिले राज्य को ने अपने आप को ओडीएफ घोषित कर दिया, यानी खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया। दूसरी बात इसमें ध्यान रखिएगा कि खुले में शौच की स्थिति को बनाए रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने इसका द्वितीय चरण लॉन्च किया और उस द्वितीय चरण में क्या रखा? ओडीएफ से अब ओडीएफ प्लस में प्रवेश हो गया, ठीक है। आइए अब इसको आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है कि जो स्वच्छ भारत ग्रामीण है मिशन जो है, इसके दूसरे चरण के अंतर्गत इसको लॉन्च कब किया गया? तो 9 सितंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया। और याद रखिएगा इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि इसका संचालन किसके द्वारा होगा? तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा होगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि इस स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के अंतर्गत देश भर के जो जिले हैं उनकी कितनी संख्या जो शामिल हो रहे हैं? तो 698। और कितने गांव को इसमें आच्छादित किया गया है? तो 17,475 गांव को, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है, एसएसजी जिसको आप कह रहे हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021, इसमें कई और नए तत्वों को शामिल किया गया। देखिए यहां से भी प्रश्न बन सकता है, पूछ देगा कौन से नए तत्व हैं। तो जो ठोस तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट के का आकलन करना, दूसरा है कि मल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था, और तीसरा है कि मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता जागरूकता पैदा करना और मासिक धर्म संबंधी जो अपशिष्ट होता है उसके प्रबंधन और निपटान की व्यवस्था करना। ये 3 नए तत्वों को इस बार की रिपोर्ट में शामिल किया गया। इतनी बात को आपको बस याद रखना है। अगली बात देखिए, अगला देख रहे हैं सुजलाम अभियान। पूछ देगा कि निम्नलिखित में से चर्चा में रहा सुजलाम अभियान का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे कि ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान का शुभारंभ किया गया। कब? 25 अगस्त 2021 को आजादी के अमृत महोत्सव के अंग के रूप में। क्या करेगा? ये ओडीएफ स्थायित्व, ठीक है, और साथ ही साथ गंदला जल प्रबंधन यानी ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए यह एक 100 दिवसीय अभियान है, ठीक है। यानी इसका भी संबंध ओडीएफ से है। किसका? सुजलाम अभियान का। इतनी बात को बस केवल आपको हिंट के तौर पर याद रखना है। अगला देखिए, इंदौर जो है ये भारत का पहला जल आधिक्य शहर बन गया है। इसको किसने ये दर्जा दिया? तो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ये बात घोषित की। कब की? तो 11 अगस्त 2021। ये याद रखिएगा, भारत का पहला जल आधिक्य यानी वाटर प्लस शहर हो गया इंदौर। और इंदौर के शहर बारे में एक और बात महत्वपूर्ण है कि इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी प्राप्त हुआ है और ये इन्होंने लगातार चौथी बार इसको ये रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, अगला टॉपिक है NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021। ये क्या है भाई NIRF? पहले इसके फुल फॉर्म को समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। ये किसके अंतर्गत है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 29 सितंबर 2015 को, ठीक है। क्या करेगा ये NIRF इंडिया रैंकिंग 2021? ये उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करेगा उनकी कार्यप्रणाली के आधार पर। और ये रैंकिंग सबसे पहली बार कब दी गई थी? तो ये दी गई थी, पहला जो संस्करण आया था अप्रैल 2016 में, ठीक है। इतनी बात को याद रखेंगे। अगला आप इस बार का फैक्ट देखिए, जो 2021 की रिपोर्ट है उच्च शिक्षण संस्थानों की जो रैंकिंग रिपोर्ट है वो 9 सितंबर 2021 को शिक्षा मंत्री द्वारा जारी किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अभी आपने पढ़ा कि पहला संस्करण कब आया था? अप्रैल 2016 में। इस प्रकार जो इस बार का संस्करण है ये 6वां संस्करण, ठीक है।
और इसमें ओवरऑल श्रेणी के साथ साथ विश्वविद्यालय, कॉलेज और अनुसंधान की भी श्रेणी अलग अलग डिफाइंड की गई है, ठीक है। और इसमें सभी 7 विषयों पर इसमें संस्थाओं को रैंकिंग दी गई है, ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहा है कि 2021 में इंडिया रैंकिंग्स में पहली बार अनुसंधान संस्थान को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो पूछा जा सकता है कि किसको पहली बार इसमें शामिल किया गया, तो आपका जवाब होगा अनुसंधान संस्थानों को भी रैंकिंग 2021 में पहली बार दी गई। अब जरा आइए देखा जाए कि कौन रैंकिंग में नंबर 1 पर है। और इसमें याद रखिएगा, इसमें एक बात और याद रखिएगा कि इसमें सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान भी शामिल है। अब आइए जरा उच्च शिक्षण संस्थानों में जो टॉप 3 हैं उनके नाम को देख लीजिए। इसमें आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है और तीसरे स्थान पे आईआईटी बॉम्बे है। आपको टॉप 3 के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको याद रखना है। और दूसरी बात, यदि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो आईआईटी कानपुर का 5वां स्थान है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि यदि आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश को अभी आपने देखा कि आईआईटी कानपुर को 5वां स्थान है, वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू को 10वां स्थान है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, यानी टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के 2 इंस्टीट्यूशन है। कौन? आईआईटी कानपुर 5वां स्थान और 10वें स्थान पे बीएचयू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी चूंकि प्रयागराज में है, आयोग भी प्रयागराज में है, तो इसको कौन सा स्थान है? 88वां, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे अभी तक जो आपने देखा ये कैसा था? ओवरऑल था, ये ओवरऑल रैंकिंग थी। लेकिन अगर विश्वविद्यालय की रैंकिंग में देखा जाए तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को पहला स्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिसको आप जेएनयू कहते हैं इसको दूसरा स्थान, और बीएचयू को यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान मिला है। किस श्रेणी में? विश्वविद्यालय। वहीं इंजीनियरिंग की श्रेणी में पहला स्थान आईआईटी मद्रास को और दूसरा स्थान आईआईटी दिल्ली को प्राप्त हुआ। प्रबंधन की श्रेणी में, मैनेजमेंट श्रेणी में आईएम अहमदाबाद को पहला और आईएम बेंगलुरु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। इतनी बात को आपको इसमें ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए, अगर आप कॉलेज श्रेणी में देखेंगे तो लगातार 5वें वर्ष तक मिरांडा हाउस दिल्ली को प्रथम स्थान मिला है, यह भी बात याद रखिएगा। और अनुसंधान चूंकि पहली बार शामिल हुआ है इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को इसमें पहला स्थान मिला है। इतनी बात को आपको बस इसमें याद रखना है। अगला देखिए, कार्बी आंगलोंग समझौता। अब ये कार्बी आंगलोंग समझौता क्या है और ये कार्बी आंगलोंग कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा कि जो कार्बी आंगलोंग है ये मध्य असम में स्थित है। एक वहां मध्य असम का एक जिला है जहां पर कई सारे आदिवासी समूह रहते हैं, जिसमें कार्बी, डिमासा, बोडो, कुकी, हमार, तिवा, गारो, मान, रेंगमा, नागा, ये सभी जो है कई सारे इनके मिलान बिंदु हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर कार्बी है। और ये कार्बी गुट जो है ये 1980 के दशक से अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहा है, ठीक है। अब जब अलग राज्य की मांग करेगा तो फिर समझौता होगा, तो वही हुआ कार्बी आंगलोंग समझौता। अब जरा उसके फैक्ट को देख लीजिए। 4 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के सदस्य और उनके साथ साथ 5 उग्रवादी समूह के प्रतिनिधित्व के बीच में ये कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ। कितने उग्रवादी समूह थे? 5 उग्रवादी समूह, ठीक है। इतनी बात को आपको याद रखना है कि कितने लोगों के बीच में ये समझौता हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए, ये 5 उग्रवादी समूह हैं, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात इसमें आपको याद रखनी है कि इस समझौते में एक बात और हुई कि कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कौन? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। इतनी बात को याद रखना। और दूसरी बात कि कार्बी कल्याण परिषद का भी गठन किया जाएगा, ठीक है। इतनी बात को आपको इसमें ध्यान रखना है केवल। अगला फैक्ट है पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22, ठीक है। अब देखिए, ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है और डैशबोर्ड 2021-22 है, इसको किसने जारी किया? इसको जारी किया है नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा। कब जारी किया गया? तो 26 अगस्त 2021 को। दूसरी बात कि इस सूचकांक का जो पहला संस्करण है वो कब जारी किया गया था? तो इस सूचकांक का जो पहला संस्करण है वो ये 2021-22 है, ठीक है। याद रखिएगा, ये पहला संस्करण है, इसीलिए मैं इस बात को जोर दे रहा हूं कि पहला ही संस्करण है ये, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है इसमें कि इसमें नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ साथ यूएनडीपी का भी इसमें संयुक्त प्रयास है, ठीक है। अब देखिए, इससे संबंधित फैक्ट देख लीजिए। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या निकल के आ रहा है? NERDSDGI। इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं,
ठीक है। और कितने संकेतकों के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार हुई है? तो 84 संकेतकों के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार हुई। ये जो 84 संकेतक है, इसके अंतर्गत 15 वैश्विक लक्ष्यों को शामिल किया गया। तब तो आप कहेंगे कि 17 सस्टेनेबल गोल हैं जिनको 2030 तक पूरा करना है, तो 15 इसमें है, तो कौन से 2 बाहर है? हाँ, तो अब उसकी चर्चा कर लीजिए। इसमें एसडीजी गोल 14 और एसडीजी गोल 17 को जो है इस गणना से बाहर रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा कौन से 2 गोल बाहर है? एसडीजी 14 और 17 को इससे बाहर रखा गया। ठीक है। दूसरी बात महत्वपूर्ण क्या है कि इस सूचकांक में अगर हम देखें तो पूर्वी सिक्किम जिला पहले स्थान पर है, जो महत्वपूर्ण बात है। यही तो रिपोर्ट है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य तो किस जिले को मिला? तो पूर्वी सिक्किम जिला पहले नंबर पे है। वही दूसरे नंबर पर गोमती और उत्तरी त्रिपुरा का स्थान है। इस बात को याद रखिएगा एकदम से। ठीक है। दूसरी बात कि अगर अंतिम स्थान पर देखें तो अंतिम स्थान पर किफिरे नागालैंड का जिला है। ठीक है, इतनी बात को याद रखेंगे। आगे देखिए, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले जो हैं वो अग्रणी श्रेणी में, इसमें कोई भी जिला आकांक्षी या लक्ष्य प्राप्तकर्ता श्रेणी में शामिल नहीं है। महत्वपूर्ण बात है किसका किसका? सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्रणी हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, टू द पॉइंट बात हो रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई भी सेक्शन मिस मत करिएगा इसका। सिक्किम राज्य को, अब वो खत्म हो गया टॉपिक। अब दूसरा देखिए, सिक्किम की राज्य मछली। सिक्किम राज्य ने अभी अपने यहां पर एक राज्य मछली घोषित की है। किसको? तो नाम है कॉपर महसीर। ये जो कॉपर महसीर है इसको स्थानीय रूप में कैटली कहा जाता है। ठीक है। अब इस कैटली को ही सिक्किम राज्य ने अपनी राज्य मछली घोषित कर दी। यानी आपके सामने अगर कॉपर महसीर आए या कैटली आए तो सीधे आप सिक्किम की राज्य मछली से उसको कोरिलेट कर दीजिए। दूसरी बात, ये जो कॉपर महसीर है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है नियोलिसोचिलिस हेक्सागोनोलोपिस। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। दूसरी बात यह है कि ये मछली मुख्य रूप से तीस्ता और रंगित नदी में पाई। अब देखिए आगे क्या महत्वपूर्ण है। आगे बता रहा है कि 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो लखनऊ ने कैटली फिश को जो है लुप्त प्राय कैटेगरी में यानी इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा था। एक बात आपको यहाँ क्या एक फैक्ट पता चला कि राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, इन्होंने इसको लुप्त प्राय, वहीं 2014 में आईयूसीएन ने भी इसको लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड घोषित किया। किसको? जो मछली वहां पर है कॉपर महसीर को, या उसको आप कैटली कह लीजिए। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। अगला दिया है राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन। ये जो राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन है ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष तौर पर इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दूसरी बात कि इसकी सहमति कब मिली थी इस मिशन की? तो 18 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन की शुरुआत की मंजूरी दे दी थी। ठीक है, किस मिशन की? राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम यानी ताड़ मिशन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? NMEO-OP। ठीक है, अब आइए जरा इसके फैक्ट को देख लीजिए। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? ये महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य 2025-26 तक जो पाम ऑयल के 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को आच्छादित कर दिया जाए। इस अतिरिक्त क्षेत्र को आच्छादित करने के बाद ये बढ़कर कितना हेक्टेयर हो जाएगा? 10 लाख हेक्टेयर। ठीक है, कब तक टारगेट है? 2025-26 तक। कितना जोड़ना है? 6.5 लाख हेक्टेयर। कितना हो जाएगा? 10 लाख हेक्टेयर करना। ठीक है, यानी कि अभी 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त आच्छादित करना है और अंततः इसे आगे बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर तक करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो कच्चे ताड़ तेल हैं उनके उत्पादन को वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन से बढ़ाकर 2029-30 तक इसको 28 लाख टन तक पहुंचाना है। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखिएगा, दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर तिलहन के उत्पादन को देखें तो 2014-15 में 275 लाख टन से बढ़कर 2020-21 में ये 365.65 लाख टन हो गया है। तिलहन काफी चर्चा में रहा, इसलिए याद रखिएगा। और ये जो राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन है, इस योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार 8,844 करोड़ रुपए और राज्य सरकार 2,196 करोड़ रुपए देगी। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग जो राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम है 1951, इसके माध्यम से जो जालियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर घोषित किया गया। तो पूछेगा किस अधिनियम के तहत? तो आप बता देंगे 1951 के तहत। दूसरी बात, इसका प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट यानी JBNMT द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। दूसरी बात यहां पर क्या बता रहा है कि 13 अप्रैल 2019 को से लेकर 13 अप्रैल 2020 तक जालियांवाला बाग हत्याकांड का शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। कब से कब तक?
13 अप्रैल 2019 से लेके 13 अप्रैल 2020 तक। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि 14 अगस्त 2021 को उस समय के जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का उद्घाटन किया। दूसरी बात, ये जो पार्क है इसकी स्थापना पंजाब के अमृतसर जिले में रणजीत एवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क में की गई है। यह महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, इस पार्क में 4490 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र निर्मित है। ठीक है, इतनी बात आपको बस इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। पहले समझिए कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पहली बार आई थी, यानी 1.0 जिसको आप कह लीजिए, वो कब आई थी? तो वो आई थी 1 मई 2016 को। किस नारे के साथ? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ। ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? PMUY। और इसका शुभारंभ कहां पे किया गया था? तो आपका जवाब होगा बलिया, उत्तर प्रदेश में 1 मई 2016 को। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो पारंपरिक ईंधन है, जिसे लकड़ी हुआ, कोयला हुआ या उपले हुए, इनके उपयोग को ग्रामीण क्षेत्रों से हटाकर LPG सिलेंडर उनको उपलब्ध करा दिया जाए। ठीक है, ये उद्देश्य था। इस उद्देश्य के लिए 5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन बांटने का ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, जब ये योजना लॉन्च हुई थी 2018 में 7 और श्रेणी की महिलाओं लाभार्थियों को इसमें शामिल कर दिया गया। तो फिर टारगेट बढ़ाना पड़ेगा, तो ये टारगेट बढ़कर जो संशोधित टारगेट है ये 8 करोड़ कर दिया गया। और 7 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 8 करोड़वा जो LPG कनेक्शन दिया गया वो औरंगा महाराष्ट्र को वितरित किया गया। यानी इतने बड़े टॉपिक पैराग्राफ को देखिए कुछ पॉइंट में समराइज कर दिया गया। इसलिए आप लोगों से विशेष अनुरोध है, ये मैं बार बार कहता नहीं हूं कि जब भी आप लोग इसको देखें, आप लोगों के लिए ये बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है, इसलिए आप लोग इसको देखें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया है वो अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि मेरे दायित्व तो ये है कि मुझे अच्छी तरीके से समराइज करके आपको इजीली आपको जो समझ में आ जाए, बाकी पार्ट आप लोग अपने लेवल पे देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला दिया है कि 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। तो 2.0 जो उज्ज्वला योजना कब शुरुआत की गई? तो 10 अगस्त 2021 को। और जो पहली योजना थी वो कब हुई थी? 1 मई 2016 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगला है कि जो उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ है वो कहां से हुआ? तो वो उत्तर प्रदेश के महोबा से हुआ 10 अगस्त 2021 को। ठीक है, अब दूसरी बात कि जो बजट सत्र था 2021-22 का, उसमें इस योजना के लिए, किस योजना के लिए? PMUY योजना के लिए 1 करोड़ अतिरिक्त गैस सिलेंडर की व्यवस्था यानी LPG कनेक्शन वितरण की योजना का उसमें घोषणा की गई। और ये जो 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन देना है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत देना है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो 2.0 के तहत दिया जाएगा LPG कनेक्शन, उसके तहत पहला रिफिल और चूल्हा निःशुल्क दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये पॉइंट फिनिश हो गया। अगला है शून्य अभियान। शून्य अभियान पहली बात की क्या है? शून्य अभियान का मतलब यह है कि ये उपभोक्ताओं और उद्योगों को साथ मिलकर शून्य प्रदूषण वाहनों के बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। तो भाई शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहन का मतलब क्या होगा? यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने के लिए ये योजना चलाई गई। कौन सी योजना? शून्य योजना। अब ये बात होगी कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा और कब की गई? तो इसकी शुरुआत नीति आयोग ने RMI और RMI इंडिया के साथ मिलकर की। और कब की? तो 15 सितंबर 2021 को की। समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस प्रकार अब लद्दाख में कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था। वहीं अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय था। इसलिए अब लद्दाख में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय की व्यवस्था कर दी गई। और ये कब की गई? ये 5 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया। फिर राज्यसभा द्वारा 6 अगस्त को और अंत में राष्ट्रपति महोदय द्वारा 12 अगस्त को इसकी अनुमति प्रदान कर दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया। ठीक है, इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया। ठीक है, यानी अब जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 के तहत लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख में स्टैब्लिश होगा, ये सिंधु नदी के नाम पर इसका नाम क्या रखा जाएगा? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही में चर्चा में रहा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर प्रस्तावित है या कहां बनना है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? लद्दाख। ठीक है, दूसरी बात, इसको 2 चरणों में 7 वर्ष में कंप्लीट किया जाएगा, जिसके लिए 750 करोड़ रुपए का बजटी आवंटन है। और इस विश्वविद्यालय में अधिकार क्षेत्र में लेह और कारगिल सहित पूरा लद्दाख होगा।
ये पॉइंट कंप्लीट। अगला देखिए, एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम। अब ये क्या करेगा निगम? ये जो लद्दाख में एक एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम है, इसकी मंजूरी कैबिनेट ने 22 जुलाई 2021 को दी। ये जो एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम है, ये लद्दाख में अवसंरचना विकास के लिए मुख्य निर्माण एजेंसी होगी। ठीक है, किसके लिए होगी? लद्दाख में अवसंरचना विकास के लिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस निगम की स्थापना लद्दाख की एकीकृत और समावेशी विकास को सुनिश्चित करेगी। इतनी बात है। आगे देखिए, बस उतना पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अगला है, उमलिंगला ला दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क होगा। यानी अभी तक सबसे ऊंची कौन थी? तो 18,953 फीट ऊंचाई पर मोटर योग्य सड़क, जो सड़क का विश्व रिकॉर्ड था, वो था बोलीविया का। ठीक है, अब तक। और अब किसका हो गया? उमलिंगला ला दर्रा विश्व की अब सबसे ऊंची सड़क, मोटर योग्य सड़क हो गई है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे यह पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी मोटर योग्य सड़क कौन सी है, तो आपका जवाब होगा पैन अमेरिकन हाईवे। कितनी लंबाई है? 24,140 किलोमीटर। याद रखिएगा, उमलिंगला ला दर्रा जो है विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, और वही पैन अमेरिकन हाईवे सबसे लंबी मोटर योग्य सड़क है। ठीक है, अब आइए जरा, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया उमलिंगला ला दर्रे सड़क को? तो आपका जवाब होगा बीआरओ के द्वारा, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब ये ध्यान रखिए कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो जो उमलिंगला ला दर्रा जो है सड़क जो बनी है यहाँ, इसकी ऊंचाई 19,300 फीट है, और ये विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क हो गई। और अभी तक किसकी थी? अभी आपने पढ़ा है बोलीविया, उसकी ऊंचाई कितनी थी? 18,953, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 19,300। ठीक है, इतनी बात को आपको ध्यान में यहाँ रखना है। और एक बात और याद रखिएगा कि इस सड़क का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो 2017 में हुआ था, और हेमांग प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इतनी बात को आपको इसमें याद रखना है। एक बात और इसमें याद रखिएगा, हाँ, कि उमलिंगला ला टॉप से होकर ये जो सड़क गुजरेगी, ये लद्दाख के चिसुमले को देमचोक गांव को आपस में जोड़ेगी। यानी ये दो गांव को आपस में जोड़ेगी। कौन कौन सा है? चिसुमले और देमचोक गांव। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। अभी आपने देखा कि ये जो रोड बनी है, ये हिमांग प्रोजेक्ट के तहत बनी। तो अब समझ लीजिए हिमांग प्रोजेक्ट क्या है। तो ये अगस्त 1985 में लद्दाख में सड़क अवसंरचना एस्टेब्लिश करने के लिए ये प्रोजेक्ट हिमांग जो है, ये बीआरओ के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये प्रोजेक्ट जो है द माउंटेन टेमर्स के नाम से भी जाना जाता है इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट हिमांग को द माउंटेन टेमर्स के नाम से भी जाना जाता है। इस हिमांग परियोजना के तहत जो बीआरओ है, ये वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ लद्दाख में सड़कों के बुनियादी ढांचे को एस्टेब्लिश करने के लिए हिमांग प्रोजेक्ट चला रही है। अगला देखिए, लद्दाख राज्य पशु और राज्य पक्षी, यानी कि लद्दाख ने अपने राज्य के लिए, क्योंकि अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, राज्य पशु के तौर पर हिम तेंदुए को और राज्य पक्षी के तौर पर काली गर्दन वाले सारस को घोषणा की है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर राज्य पशु के तौर पर कश्मीरी हिरण या हंगुल जिसको कहते हैं, और वहीं पक्षी के तौर पर देखेंगे तो काली गर्दन वाले सारस को घोषित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों जगह का, लद्दाख का भी और जम्मू कश्मीर का भी। वहीं हिम तेंदुए का अगर वैज्ञानिक नाम की चर्चा करें तो पैंथरा उनसिया है। क्या नाम है? पैंथरा उनसिया। ठीक है, अगला देखिए, ये जो काली गर्दन वाला सारस है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्रस निग्रिकोलिस है। और वहीं आयुसियन ने हिम तेंदुए को सुभेद्य की श्रेणी में रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न उठते हैं। ये आयुसियन ने हिम तेंदुए को किस में रखा है? सुभेद्य श्रेणी में। क्योंकि कई बार आयोग ये सोचता है कि सभी लोग ये रटेंगे कि ये हिम तेंदुआ कहाँ का राज्य पशु है, तो ये पूछ देगा कि आयुसियन ने किस कैटेगरी में रखा है, तो सुभेद्य में। अगला देखिए, एक बात और याद रखिएगा कि हिम तेंदुए के आवास को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड्स लॉन्च किया था। क्या नाम था प्रोजेक्ट का? स्नो लेपर्ड्स। किसके लिए? हिम तेंदुए के लिए। और एक बात और याद रखिएगा कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। ठीक है, और अभी आपने देखा कि हिम तेंदुए को आयुसियन ने सुभेद्य में रखा है, तो आयुसियन ने सारस को, यानी काली गर्दन वाले सारस को किस में रखा है? संकटासन में रखा है। ठीक है, संकटासन में। ठीक है, और वहीं काली गर्दन वाले सारस जो हैं, ये लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, किस क्षेत्र में? चांगथांग क्षेत्र में। अगला देखिए, ई रूपी एक डिजिटल भुगतान साधन के तौर पर इसको अप्रूवल मिली है। याद रखिएगा, 2 अगस्त 2021 को जो प्रधानमंत्री महोदय द्वारा डिजिटल माध्यम से एक डिजिटल भुगतान साधन ई रूपी को लॉन्च किया गया। ठीक है, दूसरी बात महत्वपूर्ण क्या इसमें है कि इसको क्या क्या कारण है? तो ये देश में नगद रहित लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई रूपी
को विकास किया गया। किसके द्वारा इसका विकास किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के द्वारा इसको विकास किया गया। ठीक है, इतनी बात को आपको इसमें याद रखना है। अब देखिए दूसरा महत्वपूर्ण क्या तथ्य है, ये जो ई रूपी है ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो जारी भविष्य में प्रस्तावित है डिजिटल मुद्रा, जिसको आप कहते हैं सीबीडीसी, ठीक है, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसके ये अलग है, यानी कि ई रूपी और सीडीडीसी बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वो डिजिटल मुद्रा है और ये डिजिटल वाउचर है। ठीक है, अगला देखिए, सहकारिता मंत्रालय का गठन। याद रखिएगा कि सहकारिता मंत्रालय का एक अलग से गठन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि सहकार से समृद्धि के विजन को साकार किया जा सके। ठीक है, अब इसके गठन का निर्णय कब हुआ? 6 जुलाई 2021 को। दूसरी बात याद रखिएगा कि इस सहकारिता मंत्री का कार्यभार किसको दिया गया है? तो अमित शाह इसके कैबिनेट मंत्री होंगे और BL वर्मा जो हैं इसके राज्य मंत्री होंगे। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। दूसरी बात कि यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए एक बहुराज्य सरकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने का कार्य करेगा, यानी इस समिति के कार्य को बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि सहकारिता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो याद रखिएगा सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया था? 2012 को। वहीं एक बात और याद रखिएगा कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, 2023 को, ये भी बात यहाँ को रिलेट कर लीजिए। दूसरी बात कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। अब ये देखिए लोक उद्यम विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, एक बात याद रखिएगा 6 जुलाई 2021 को एक अधिसूचना जारी करके ये जो लोक उद्यम विभाग था को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम विभाग के मंत्रालय से निकालकर अब वित्त मंत्रालय में शामिल कर दिया गया। यानी सीधी सी बात यह है कि अब लोक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय का एक विभाग होगा, पहली बात। दूसरी बात कि वित्त मंत्रालय में अब इसके बाद 6 विभाग आ जाएंगे। ठीक है, वो 6 विभाग कौन से हैं? आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और अब अंतिम शामिल क्या हुआ? लोक उद्यम विभाग। ठीक है, इतनी बात को आपको इसमें याद रखना है। अगला टॉपिक है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20। ठीक है, यानी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2020 जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो आपका जवाब होगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। कब? 10 जून 2021 को। ये क्या करेगा? अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण जो है 2019-20 जारी होगा और ये उच्च शिक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और ये कौन सी रिपोर्ट है? तो ये इस बार की 10वीं रिपोर्ट है। ठीक है, इतनी बात को आप क्लियर कर लिए। आगे देखिए, उच्च शिक्षा में यदि आप कुल नामांकन देखें तो 2018-19 की तुलना में 2019-20 में कितने की वृद्धि हुई है? तो 3.04% की वृद्धि हुई है। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि कुल नामांकन में अगर महिलाओं की संख्या देखेंगे तो 49% है। ठीक है, दूसरी बात कि भारत में छात्रों के जो सबसे अधिक नामांकन है वो किस राज्य में है? तो वो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। ठीक है, इतनी बात आपने याद रखी। दूसरी बात यह है कि उच्च शिक्षा में संलग्न संस्थाओं की अगर सूची की बात करें तो कुल संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। यानी कह रहा है कि अगर हम उच्च शिक्षा से संलग्न संस्था देखें तो सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? 8,985। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। वहीं हम अगर अखिल भारतीय स्तर पर 2019-20 की इस रिपोर्ट में उच्च शिक्षा में अगर हम छात्र और शिक्षक का अनुपात देखें तो कितना है? 26 है। ठीक है, इतनी बात को आपको इसमें याद रखना था। ठीक है, आगे देखिए CEO वाटर मैंडेट। याद रखिएगा ये जल संबंधी एक वैश्विक चुनौती के समाधान के लिए एक व्यापारिक नेतृत्वकर्ताओं का एक मंच लाती है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है ये UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा 2007 में की गई थी। ठीक है, दूसरी बात कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव और UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट की विशेष पहल का कार्यान्वयन कहाँ का होता है? तो इसका कार्यान्वयन जो होता है ये पैसिफिक इंस्टीट्यूट जो कैलिफोर्निया अमेरिका में है की भागीदारी में किया जाता है। ठीक है, इसका क्रियान्वयन जो है ये पैसिफिक इंस्टीट्यूट जो कैलिफोर्निया अमेरिका में वहां से, और ये किसके द्वारा मिलकर हो रहा है? तो ये UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, अब ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि 4 जून 2021 को एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जो विद्युत उत्पादन कंपनी है जिसको आप NTPC लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इसने CEO वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा अगर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया तो इसके साथ ही अब NTPC लिमिटेड कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची में अब शामिल हो गया। ठीक है, और इस जल प्रबंधन संरक्षण और प्रबंधन के लिए 3R पर जोर दिया जाएगा। ये 3R क्या है?
पहले आर का मतलब है रिड्यूस यानी कम करना, दूसरे आर का मतलब है रीयूज, रीयूज का मतलब पुनर्प्रयोग, और तीसरे आर का मतलब है रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रण। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3R का मतलब किससे है, तो आप बताएंगे कि जल संरक्षण और प्रबंधन से। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना है। दूसरी बात कि अगस्त 2021 में भारत की 2 अन्य कंपनियां, एक का नाम है एक जल जो जयपुर राजस्थान की है, दूसरे का नाम है सृष्टि लाइफ साइंस जो बड़ोदरा गुजरात की है, इसने भी सीईओ वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर किए। चूंकि एनटीपीसी काफी पॉपुलर है इसलिए वो ज्यादा चर्चा में आ गई। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, एनटीपीसी ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा। जो एनटीपीसी द्वारा भारत में ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद के अंग के रूप में अपने ऊर्जा सघन लक्ष्यों को घोषित कर दिया गया। ये क्या ऊर्जा सघन लक्ष्य घोषित हुए भाई? एनटीपीसी ने कहा कि हम 2032 तक 60 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। दूसरी बात, एनटीपीसी ने एक और बात कही कि हम 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% की कटौती का लक्ष्य रख रहे हैं। इन दोनों लक्ष्यों को याद रखिएगा कि 2032 तक 60 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा और 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% की कटौती। ठीक, अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क। तो याद रखिएगा 12 जुलाई को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के कच्छ के रण में सौर पार्क की स्थापना की मंजूरी मिल गई। ठीक है, और यह भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा जिसकी क्षमता कितनी होगी? 4750 मेगावाट होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की भी व्यवस्था होगी। और साथ ही साथ 13 जुलाई 2021 को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में देश का पहला हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, याद हो गया। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि सौर पार्क के लिए कहां पर, तो गुजरात के कच्छ के रण में, और अगर ये पूछा जाए कि हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना, तो आपका जवाब होगा लद्दाख के साथ समझौता। ठीक है, आगे देखिए, 21 अगस्त 2021 को एनटीपीसी ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में समहाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की बात की है, यानी उनके साथ सहमति हुई। तो ये 3 सहमतियां आपने अभी तक देख ली। ये जो तैरता हुआ सौर संयंत्र पार्क होगा, ये कहाँ स्टैब्लिश हो रहा है? ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा 25 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। इसके अलावा भी एनटीपीसी ने समझौता किया, किसके साथ? तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट क्षमता का तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र स्टैब्लिश किया गया। यानी कि जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में तैरते हुए ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की बात थी जो 25 मेगावाट की थी, उसके अतिरिक्त अब तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट क्षमता का तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई। और जो मार्च 2022 की तत्कालीन अपडेट रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग रामागुंडम परियोजना में 80 वाट मेगावाट तक वो क्षमता पहुंच चुकी है। ठीक है, दूसरी बात कि जो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है, ये एनटीपीसी की 100% स्वामित्व वाली इकाई है। अगला देखिए, तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21। याद रखिएगा, ये तीसरी रिपोर्ट है। ठीक है, दूसरी बात किसके द्वारा जारी की गई? तो नीति आयोग द्वारा। कब जारी की गई? तो 3 जून 2021 को जारी की गई। ठीक है, और इसमें जो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय है जो ये इसमें संयुक्त राष्ट्र भारत के साथ मिलकर इसमें नीति आयोग की मदद करेगा। साथ ही साथ ये जो एसडीजी 2030 है, इसकी प्राप्ति करना और जो प्रगति हो रही है उसकी निगरानी के तौर पर इस सूचकांक को आप देख सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 3.0 जारी हुआ है, इसमें 16 सतत विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, और ये कितने संकेतकों पर आधारित होगा? ये 115 संकेतकों पर आधारित होगा। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें जो कैटेगरी बनाई गई है राज्यों की वो 4 है। एक आकांक्षी होगा, दूसरा अच्छा प्रदर्शन, तीसरा अग्रणी और चौथा होगा लक्ष्य प्राप्त, यानी एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। ठीक है, दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है इस टॉपिक की कि इस नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो संयुक्त स्कोर है वो 66 रहा है। ठीक है, और वहीं 2019 में एसडीजी भारत सूचकांक में स्कोर कितना था? ये 60 था। ये महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट है, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब आइए जरा रैंकिंग जो दी गई है राज्यों की उसको देख लेते हैं। ये जो एसडीजी भारत सूचकांक में जो शीर्ष राज्य हैं, तो मैं आपको कहता हूँ टॉप 3 केवल याद रखिए। कौन कौन से नंबर 1 पे हैं? केरल, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु है। ठीक है, और यहाँ चौथा है आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरी बात, अगर अंतिम से अगर देखना हो तो सबसे अंतिम किसका नाम है? बिहार का। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो 2 बात याद रख लीजिए कि सबसे नंबर 1 पे कौन सा राज्य है एसडीजी भारत सूचकांक में? तो केरल है।
और दूसरे नंबर पे कौन है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। वहीं अगर सबसे अंतिम देखा जाए तो सबसे अंतिम 28वें स्थान पर बिहार है, 27 पर झारखंड है। उत्तर प्रदेश को याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का 22वां रैंक है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है? भारत सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा रैंक है? 22वां रैंक है, इसको भूलिएगा मत। और भारत का संयुक्त स्कोर कितना है? 66। पिछले बार कितना था? 60। इतनी बात को आपको याद रखना है। वहीं एसडीजी भारत सूचकांक केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पे कौन है? तो आप बताएंगे चंडीगढ़ है। दूसरे नंबर पे दिल्ली, पुदुचेरी और लक्षद्वीप आता है। ठीक है, इतनी बात को आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा हुई। अब ये घोषणा कब हुई? मई 2021 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया और उसका नाम क्या है? ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन। और ये जो प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन है इसकी अवधि कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा 5 वर्ष होगी। ठीक है, आगे देखिए, इस मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य है उस पर हम आपका गौर ध्यान कराना चाहते हैं कि जो तापी ऊर्जा संयंत्रों से अधिक ऊर्जा में मात्रा में कार्बन रहित ऊर्जा उत्पादन हेतु बायोमास को फायरिंग के वर्तमान 5% के स्तर में वृद्धि करना करके उसको उच्च स्तर तक ले जाने का लक्ष्य है। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ उसको कि इसका जो मूल लक्ष्य है कि तापी ऊर्जा संयंत्रों में अधिक मात्रा में जो कार्बन रहित ऊर्जा उत्पादन हेतु बायोमास को फायरिंग के वर्तमान जो है 5% के स्तर को और ऊपर ले जाना। अब यहाँ पर बात उठ रही है कि बायोमास को फायरिंग क्या होता है, तो आइए उसको समझ लीजिए। बायोमास को फायरिंग का मतलब यह है कि किसी बॉयलर में विभिन्न प्राकृतिक गैस तथा कोयले जैसे अन्य ईंधनों के साथ यदि आप बायोमास पदार्थ को भी उसमें मिश्रित कर देते हैं और दहन को ही बायोमास को फायरिंग कहते हैं। ठीक है, और अगर वैश्विक लेवल पे देखें तो UNFCCC ने कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में बायोमास को फायरिंग को एक कार्बन रहित प्रौद्योगिकी के तौर पर मान्यता भी मिल चुकी है। ठीक है, इतनी बात को आपको इसमें याद रखना था। अगला देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी India@75। याद रखिएगा, ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के तौर पर भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें ध्यान रखनी है आपको, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है कि भारत की जो स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ है जो 15 अगस्त 2022 को कंप्लीट हुई, ये इसके 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से आज़ादी के अमृत महोत्सव की नामक पहल की को लॉन्च किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या है और सिंप्लीफाई करते हैं। आपको मालूम है कि 15 अगस्त 2022 को 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की मनाई गई। इस डेट से 75 सप्ताह पहले चलिए तो डेट बैठती है 12 मार्च 2021 की। इसी दिन प्रधानमंत्री महोदय साबरमती आश्रम से जो कि अहमदाबाद में है यहाँ से आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किए। ठीक, और ये कब तक जारी रहेगी ये पहल? 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। इतनी बात को आपको याद रखना होगा। और एक बात और याद रखिएगा कि जो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम हैं इसके लिए नीति और जो योजना तैयार करेगी वो उसके लिए जो एक कमेटी बनाई गई उसका नाम है राष्ट्रीय क्रियान्वयन कमेटी। और इस राष्ट्रीय क्रियान्वयन कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। ठीक है, अगला, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव India@75 है इसको मनाने के लिए जो सुझाव और नीतिगत दिशा निर्देश दिया जाएगा उसके लिए भी एक समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री। और उसमें कितने सदस्य हैं? तो 259 सदस्य हैं उसमें। ठीक, इतनी बात को याद रखना है। दूसरी बात याद इसमें आपको क्या बस रखनी है कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है इसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय जो है एक सहयोगी के तौर पर भूमिका निभाएगी। दूसरी बात कि इसके जरिए आज़ादी से जुड़े हुए जो अनेक इतिहास के जो दबे हुए पन्ने हैं उनको सामने लाया जाएगा। ठीक है, 1857 से 1947 तक के जो स्वतंत्रता संग्राम है जो वो युवा पीढ़ियों को उनको बताया जाएगा। साथ ही साथ जो 75 वर्ष की उपलब्धियां हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा और आगामी 25 वर्षों के लिए देश एक संकल्प तैयार करेगा। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना है। इस जो 75 वर्षगांठ में जो 5 स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा है 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष की उपलब्धियां, 75 वर्ष का कार्य और 75 वर्ष का संकल्प। यानी 75 वर्ष पर विचार, उपलब्धि, कार्य और संकल्प। और पहला है स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अगला है ये अंतिम टॉपिक है युवा प्रधानमंत्री योजना। युवा प्रधानमंत्री योजना जो है ये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 29 मई 2021 को 30 वर्ष से कम आयु के जो युवा हैं उनको जो युवा और लेखक नवोदित जो लेखक हैं उनके प्रशिक्षण के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना लागू की गई। यानी जो युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग युवा ऑथर्स, यानी जो युवा लेखक हैं उनको प्रमोट करने के लिए, लेकिन उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष से कम। और किसके द्वारा? उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। उनके लिए चलाया गया युवा प्रधानमंत्री योजना। और इस योजना का जो पूर्ण रूप है, जैसे युवा जो है, युवा की फुल फॉर्म क्या है? यंग, अपकमिंग
एंड वर्सेटाइल ऑथर। ठीक है, और ये जो युवा योजना है ये भी India@75 परियोजना का एक अंग है। ठीक है, इस प्रकार आज आपने राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट कर लिया। निश्चित तौर पर ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और इसमें टू द पॉइंट चर्चा की गई कि परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या आवश्यक है। जिन लोगों ने अभी तक बाकी पार्ट को नहीं कंप्लीट किया है वो इसको कंप्लीट कर लें। हम इसको सतत आगे बढ़ाकर इसको टू द पॉइंट कंप्लीट करा देंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए